हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी भी अच्छे तरह से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप सभी के बीच लेकर के आया हूं टॉप के 50, लेकिन यहां पर 30 लिखा हुआ है। हमारे महोदय जी जो हैं वो थंबनेल लगाने में थोड़ी सी गड़बड़ी किए हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के हम आने वाले हैं और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉप के 30 नहीं होंगे, ये बच्चों टॉप के 50 होंगे, ठीक है। टॉप के 50 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंक वाले। अब ये 2 अंक वाले प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में 20 पूछे जाएंगे और आपको बनाने होंगे 10। अब 10 अंक अगर आप 10 प्रश्न आपको बनाने होंगे, 10 प्रश्न बना लेते हो तो 20 अंक आपको मिल जाएंगे। तो 20 में से 10 बनाना क्या इतना कठिन है? क्या कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ लेने मात्र से हमारे प्रश्न सारे के सारे जो 10 प्रश्न हैं वो हमसे बन जाएं? अगर ऐसा है तो इसका जवाब हमारी तरफ से तो हाँ है कि अगर आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके 10 प्रश्न जो है वो जरूर फंस जाएं, 20 में से 10 जरूर आ जाएं। बहुत एनालिसिस के साथ आपके बीच क्वेश्चन लेकर के आए हैं और हाँ, आपके मॉडल पेपर के भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस उठा लो जाके और जो ब्रह्मास्त्र बुक जिन बच्चों के पास है जरा देख लो, 2 अंक वाले क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, 20 में से 12-15 क्वेश्चन हमारे ब्रह्मास्त्र बुक से आपको मिल जाएगा। फिजिक्स का उठा के देख लो। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाकर के देख लेना, 40 से 45 क्वेश्चन 70 में मिल जाएंगे। ये है बाबू आपके भीतर ये आनंद सर का जलवा। तो भाई आपके हर एक क्वेश्चन को, मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन को हमने ब्रह्मास्त्र बुक में दिखाया है। आप देख लीजिए, मैच कराइए। मैं क्यों कहूं, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अभी मैंने टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसकी पिछली वाली क्लास में कराए थे, बच्चों ने देखा और वो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े तो यही था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आइए। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि आप सभी इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लोगे, याद कर लोगे और फिर बिहार बोर्ड वालों को जवाब देना 5 फरवरी को, ठीक है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे बच्चों का। राधे राधे, जय श्री राम। क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी को ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन बता दे रहे हैं भाई, क्रैश कोर्स जो भी बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 388 रुपए इसका फी है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, बैच को देखे, टारगेट बोर्ड ऐप डाउनलोड करेंगे, बैच आपको दिख जाएगा। यहां से डायरेक्ट पे करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। जो बच्चे वरदान बैच के हैं उनको ऑटोमेटिकली 100 रुपए ऑफ हो जाता है, तो ये बैच 288 का ही पड़ जाता है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है। 50 से 60 दिन का ये कोर्स है जिसमें आप सभी के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। जो भी बातें क्रैश कोर्स के भीतर चली रही हैं, यहां पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप सही जानकारी भी ले सकते हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐसे इस प्रकार से हैं, तो आपको हल करना है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि प्यारे साथियों हमारे पास 1 घंटे 25 मिनट का समय है और 1 घंटे 25 मिनट में मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो थोड़ा सा आप सभी सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन की क्लासेस अब चल रही हैं। क्योंकि ये सब कुछ मैं पहले से पढ़ा चुका हूं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके बीच रखा ना गया हो। तो सिर्फ अब रिवीजन करना है, माइंड मैप दौड़ाना है, एक बार सारी चीजों को रिकॉल करना है अपने माइंड पे कि हाँ ये चीज तो हमने पढ़ी है। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी का जो है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली या लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अपनी भाषा में मैंने लिखा हुआ है, सारा पीडीएफ मैंने खुद बनाया है भाई। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो ये कोई भी प्यारे बच्चों बंद पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के लंबवत
जो भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, सर लंबवत नहीं गुजर रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं, ये देखो ये वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से गुजर रही हैं, ओहो भाई ये वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं, जी हाँ ये वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं। हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होता है, जानते हो कि नहीं? जैसे हथेली के पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश मैं कहूं क्या होगा? ये हथेली किस ओर है, ये हथेली किस ओर है, फिजिक्स में क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। ये हथेली बाबू किस ओर है, ये हथेली आपकी ओर है, जैसे आपके गाल की ओर अभी भी है, अगर मैं लगा दूं तो चट से आवाज आएगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर हमारी ओर ही है हथेली। हमें हथेली ये वाली चीज नहीं दिख रही, हमें पीछे वाला भाग दिख रहा है, तो इसका हथेली का क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा? इस पर खींचा गया अभिलंब हथेली के क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करता है, तो हथेली के क्षेत्रफल की दिशा को हम यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। हथेली मतलब नहीं, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, वो मान लो इस डायरेक्शन में है। अरे वो भैया इस डायरेक्शन में है, ये है क्षेत्रफल सदिश, और ये है बच्चों वैद्युत फ्लक्स है ना, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं होती हैं वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जबकि कहा जाता है क्या कहा गया परिभाषा में कि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, तो भैया पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, अगर इनके बीच में कोण थीटा बन रहा हो, कोण थीटा बन रहा हो, तो फाई, इसका जो सूत्र लिखेंगे बाबू ध्यान से रखना, फाई ई इज इक्वल टू होता है ई, अगर इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है तो ई ए और क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक कॉस थीटा, इसका लंबवत नहीं, ये मान लो विद्युत बल रेखाएं निकल रही पृष्ठ के, लंबवत जाने वालों की ही गणना की जाएगी, बाकी किसी की नहीं, तो ए का क्षैतिज घटक ले लिया जाएगा, ई के अनुदिश ए कॉस थीटा ले लिया जाएगा, जो इसका लंबवत घटक होगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इनके बीच कोण बन रहा है ई ए कॉस थीटा, यहां से बन जाता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, आपने सुना होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ये भी इसका फार्मूला हो जाता है, याद रखिएगा। इसी से आप मात्रक निकाले हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रतिकूलाम, क्यों? क्योंकि ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो आपको पता है कि यहां पर ई बराबर है एफ अपान में क्यू, इसलिए वैद्युत क्षेत्र को न्यूटन प्रतिकूलाम लिख सकते हैं। वैसे तो एक मात्रक और होता है, एक वैद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, E बराबर V अपान में L। हे बाबूजी E बराबर V अपान में L, ए सर V अपान में L कब आप पढ़ा दिए? नहीं पढ़ाए हम, हम नहीं पढ़ाए आपको E बराबर V अपान में L। इधर को आज बवाल होएगा, पूरे बिहार में आज धाराएं बहेंगी खून की, मसला बहुत गंभीर है, समझ में आ जाएगा, एक एक को सुधार देंगे। इधर को बहुत दिन से स्टील की राड रखी हुई थी, पिछले मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए, ये चमक भी नहीं रही है, इसकी चमक चली गई है, पता नहीं कौन किसने इसे छुपाया था। आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऑफिस में और किसी ने बता दिया कि ये आनंद सर की वही चमचमाती रॉड है जो तुम लोगों की कुटाई होती है जिससे, और तब इसे छिपाया गया है। सब पता है हमें, कहां तक छिपाओगे, ऐसे होगा नहीं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इससे मात्रक बन रहे हैं, देखो न्यूटन प्रतिकूलाम, ये न्यूटन प्रतिकूलाम, और ए मीटर स्क्वायर देखो गुणा में लिखा हुआ है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक बताने के लिए मैंने ये चीजें लिख दी। ये कैसी राशि है बाबू? तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत यहां पर? आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, बराबर धारिता के 3 संधारित्र हैं, 1 2 3, ये तीनों संधारित्र क्या हैं? बराबर धारिता के हैं, सबकी धारिता सी 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 मान लो, कोई दिक्कत? क्या कहा है? यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड है। अच्छा, इनके कहने का मतलब है अगर हम श्रेणी क्रम सी एस मतलब सीरीज, सी एस इज इक्वल टू 1 अपान में सब C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान में C2 प्लस 1 अपान में C3 नहीं लिखेंगे, क्यों भैया? C1 C2 C3 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सभी का मान C है,
1/c 1/c 1/c, तो ये बाबू कितना हो जाएगा, 3/c हो जाएगा, 3/c। अब ये 3/c है, 1/cs है, इसका मान बाबू दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है बोलो, कह रहे हैं कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, अगर इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो जो टोटल वैल्यू है वो 6 माइक्रोफैरड है। 6 लिख दो। ये टोटल मान ये किसके बराबर होगा, 3/c के होगा। यहां से जरा देखो आप क्या करोगे, c इधर 6 इधर, अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, c इधर 6 गुणे 3 बराबर कितना आएगा बाबू, 18 माइक्रोफैरड। अर्थात हर एक संधारित्र जो है ना बाबू वो 18 माइक्रोफैरड का है। ये दद्दा कितने का है, 18 माइक्रोफैरड का है। हाँ दिद्दा हमसे नाराज है का आज सब, हाँ कोई शेयर वेयर कर ही नहीं रहे हो क्लास को यार। हाँ बताओ ऐसे काम चलेगा, लाइक भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो। कुछ तो है, कुछ तो तुम लोग पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं दे रहे हो आजकल। कूटे बहुत जाओगे, आंखों में देख लो गौर से, हमारी फिजिक्स नजर आएगी इन दिनों। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है जागना शुरू कर दो। जल्दी आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं 12 घंटे वाली क्लास, ठीक है, 12 घंटे की अखंड क्लास जल्दी ही लेकर के आ रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी लेकर के आ रहा हूं, तब बताता हूं कैसे जगना है। और इसको इतिहास में पन्नों में दर्ज करा देना, कम से कम एक रात तो जाग लो। सोने वाले छापो सुल्तानो, बताओ इसको, ये आ गया प्रत्येक की 18 माइक्रोफैरड 18 माइक्रोफैरड। अब ये कह रहे हैं कि अगर उन्हीं तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी परिणामी धारिता कितनी होगी। मतलब अगर अब इन्हीं तीनों को कैसे जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, इन्हीं तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। वाह क्या बात बोली है सर आपने, मतलब इन्हीं तीनों को समांतर क्रम में 18 18 18 ये, तो अगर समांतर क्रम मतलब C पैरेलल तो CP लिख दिया सबको, C1 + C2 + C3 मतलब C + C + C कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अब C का मान तो बच्चों 18 है ना, तो CP बराबर हो जाएगा 3 × 18। अब 18 × 3 मतलब 54 माइक्रोफैरड हो जाएगा। हो गया, यही आंसर हो गया बाबू। इससे आप लोग आंसर लिख दोगे, यही आपका आंसर हो गया यार। नोट करो, इतना डर का है मन में बिठाए हो यार, इतना क्यों डर मन में बिठाए हुए हो। ये हो गया 54 माइक्रोफैरड, 54 माइक्रोफैरड नोट करो, 54 माइक्रोफैरड। 2 क्वेश्चन अभी कराए बाबू, हाँ ये वाला, ठीक है 54 माइक्रोफैरड। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है। एक ये इधर देख रहा, मार देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। चाय पे ध्यान रखा हुआ है, इतनी भी ठंडा नहीं पड़ रही कि तुम एक क्लास देखते समय 5 बार चाय पियो। अभी 5 मिनट क्लास चले नहीं हुआ, 5 बार चाय पी रहे हो। इधर देखो सामने, हाँ समझ गए ना कि सर हम ही को बोल रहे हैं, अब दांत मत फाड़ना। इधर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये 3रा नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 10 की घात -10 फैरड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1.5 × 10 की घात -2 मीटर है। दोनों प्लेटों के बैटरी से जिसका विभवांतर 150 वोल्ट है जोड़ दिया जाता है। गणना करें प्रत्येक प्लेट पर आवेश की, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। सर हमने पढ़ा नहीं, हम क्रैश कोर्स ज्वाइन किए सर, हम वो वाले बच्चे हैं जो 60 दिनों में चमत्कार देखना चाहते हैं सर। 10 की घात -10 फैरड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र, तो चलो कोई बात नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र पहले बनाओ यार, ये तो जानो कि होता क्या है ये चीज। ये है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको देखो, ये देखो हमने बना दिया। ये समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है कि इसकी एक प्लेट में हम किसी स्रोत से आवेश दे देते हैं, किसी भी स्रोत से हमने इसे Q कूलाम का आवेश दे दिया। प्रेरण के कारण इसमें क्या हुआ, इस प्लेट के जो इससे मात्र d दूरी पर रखी हुई है, इस दूसरी प्लेट में प्रेरण के कारण इसके धनावेश ने इसके ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, और जितना भी धनावेश था वो सब पृथ्वी पर चला जाता है। यहां पर बच्चों है अर्थ,
सारा धनावेश पृथ्वी खा जाती है, क्योंकि धनावेश को ये प्लेट क्या कर देती है, प्रतिकर्षित कर देती है और सारा धनावेश पृथ्वी पर चला जाता है। अब ये हमसे कह रहे हैं कि 10 की घात माइनस 10 फैराड धारिता वाले, मतलब इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, धारिता को C से लिखते हैं। C का मान कितना दिया जा रहा है, 10 की घात माइनस 10 फैराड दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, SI पद्धति में दिया गया है। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जानते हो, C बराबर होता है KA एप्सिलॉन नॉट अपान में D। ये A क्या है, ये होता है बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल, ये सिग्मा निर्वात की विद्युतशीलता, D इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और K क्या होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच रखा माध्यम का परावैद्युतांक है। जो भी माध्यम हो, वायु हो, जल हो, जो भी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर है। दूरी बच्चों, दूरी का मान कितना दिया गया, अर्थात D का मान दिया जा रहा है 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर है। आगे कह रहे हैं दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जिसका विभवांतर 150 वोल्ट है। इन दोनों प्लेटों को किससे जोड़ दिया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका विभवांतर कितना है, 150 वोल्ट है। चलो भाई विभवांतर भी लिख लो, विभवांतर 150 वोल्ट है, V बराबर कितना है, 150 वोल्ट। हमसे कहे क्या रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा है जोड़ दिया जाता है तो गणना करें प्रत्येक प्लेट पर आवेश, मतलब इस पर और इस पर आवेश कितना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं बाबू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्ञात करना है, ए भाई ये क्या हो गया इसमें, तुम ओ भाई, हाँ ओ भाई, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, इसमें से प्रत्येक प्लेट पर आवेश, यही ज्ञात करना है ना। अरे अपनी कॉपी पे भी लिखो, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q बराबर क्या होगा, CV। क्या ये सूत्र सही है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q बराबर CV, ये सही है। तुम मैगी खा लो पहले, ये बताओ Q बराबर CV। हाँ दिद्दा तुम ही बोल रहे हैं, Q बराबर CV, ये सूत्र सही है। अगर हमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकालना है तो क्या हम संधारित्र की धारिता के पदों में लिख सकते हैं ना, Q बराबर C का मान क्या होगा, C कितना है, 10 की घात माइनस 10, तो 10 की घात माइनस 10 लिख लीजिए। V विभवांतर का मान कितना दिया गया है, जब दिया गया है तो इसी को हल करो ना, अगर ना दिया जाता तो बात अलग थी, 150 लिख लीजिए, गणना कर लो यार, 15 गुणे 10 की घात 9 बच जाएगा। Q बराबर मिल जाएगा 15 गुणे 10 की घात माइनस 9। अगर इसी में आप 1.5 लिखना चाहते हो तो फिर आपको यहां पर प्लस की एक घात जोड़नी पड़ेगी, -8 हो जाएगा। तो इसे आप ये भी लिख सकते हो 1.5 गुणे 10 की घात माइनस का 8 कूलाम। ये हो गया आवेश की गणना, ये हो गया आवेश का मान, हो गया आवेश। नोट कर लो, नोट कर लो। दूसरा पॉइंट क्या कहा है हमसे, दूसरे पॉइंट के लिए इन्होंने बोला है, दूसरा पॉइंट ये हमसे कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ जल्दी से, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जल्दी से बताओ। हाँ, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मुझे जल्दी से इसका बताओ कौन सा सूत्र लगाएं कि हमें यहां पर आंसर मिल जाए जल्दी से। बताओ, ताक क्या रहे हो वैसे, तुम्ही से बोल रहा हूं, बताओ जल्दी, नहीं समझ आ रहा। हम लिखेंगे तो अपनी काप के कलम भी चलेगा, हम इसमें छापेंगे टीप लोगे। तुमसे बेहतर टीपू सुल्तान था जिसने अपनी लाइफ में एक आधा युद्ध तो जीत लिया था ना। अच्छा बताओ क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखो हमें यह चलना होगा कि हमें क्या क्या पता है। हमें इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर पता है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी पता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम E बराबर V अपान में D लगा सकते हैं। V की वैल्यू कितनी है 50, 150 है।
150 है। और डी का मान कितना दिया गया है, डिस्टेंस भी दी गई है 1.5 गुणे 10 की घात -2, 1.5 गुणे 10 की घात -2। हल कर लो इसे, क्या हल करने में जाता है, दशमलव हटा लो, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 15 एकम 15, 100 हुए। ये 10 की घात -2 ऊपर भी चले जाएंगे तो ये 100 और -2 ऊपर चले गए +2, तो ये ऑलरेडी 10 की घात 2 और ये भी गए -2 तो +2, कुल मिला के 10 की घात 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 गुणे 10 की घात 4। वैद्युत क्षेत्र है, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार लिख दीजिए कि E बराबर 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। आंसर हो गया, चलो नोट करो। अरे छापो, अब क्या देख रहे हो गया जो होना था इसमें, इस सवाल में जो होना था हो गया। 2 अंक में ऐसे ही साधारण प्रश्न आएंगे, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 2 अंक में ऐसा ही साधारण प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे E बराबर V/D सूत्र लिख रहे हैं, 10 की घात 4 जो आंसर आ रहा है उस आंसर को लिख रहे हैं। इन्हें कहते हैं वीर सुल्तान। है? बताओ भाई, आगे बढ़े, चलो भाई अगला। अरे भाई क्वेश्चन कौन सा हुआ था, 3 हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है संट क्या है इसके, देखो जो थ्योरेटिकल है वो लिखे हुए हैं। संट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखें। सर ये संट क्या होता है, संट जब हम धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं तो उसके समांतर क्रम में क्या लगाते हैं, एक कम प्रतिरोध वाला तार लगाते हैं जिसे संट कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, याद करो ये कहानी। एक बहुत कम प्रतिरोध को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर जोड़ दिया जाता है, जिससे यंत्र का उच्च धारा से बचाव हो जाता है। कभी कभी जैसे गैल्वेनोमीटर, मान लो आपको किसी परिपथ की धारा मापनी है, तो आपने उसमें धारा मापी अर्थात गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, अब उसमें बहुत उच्च धारा आ गई तो उसमें जो क्वाइल होती है ना, मैग्नेटिक जो कंपन करती है, वो टूट जाएगी, खटाक टूट गई। उसको बचाने के लिए उच्च धारा से बचाव हो जाता है अगर संट को वो प्रतिरोध लगाया जाता है। लेकिन इस पूरी क्रिया को, उस कम प्रतिरोध के तार को कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ना, इस पूरी क्रिया को संट कहा जाता है, संट कहते हैं। इसके उपयोग क्या क्या है, ध्यान से देखो। उपयोग क्या है, संट प्रतिरोध के मान को परिवर्तन कर अमीटर का विस्तार बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर संट का मान हम लोग बढ़ा दें, विस्तार बढ़ा दें, तो हम अधिक धारा मापी के से क्या कर सकते हैं, अधिक धारा का मान जो होगा वो भी माप सकते हैं। अगर किसी में 20 एम्पियर की भी धारा प्रवाहित हो रही होगी ना, तब भी हम कैलकुलेट उसे कर सकते हैं। संट की सहायता से गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाव करते हैं। कैसे जोड़ा जाता है देखो बता देते हैं। मान लो ये कोई परिपथ है, ये परिपथ है, आई एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है किसी परिपथ में, लेकिन हमने क्या किया, इसके बीच में हमने जोड़ दिया ये गैल्वेनोमीटर। ये देखो हमने इसके बीच में क्या जोड़ दिया बाबू, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। यहां से ये देखो हमने जोड़ दिया क्या, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब इस धारा के श्रेणी, इस परिपथ के श्रेणी क्रम में हमने धारा मापी जोड़ दिया है गैल्वेनोमीटर, जिसका प्रतिरोध है G। लेकिन इसी धारा मापी के समांतर क्रम में हमने एक ये प्रतिरोध जोड़ा, डिग 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 डिचिक, ये छोटा सा प्रतिरोध, ये है S संट, इसे ही कहा जाएगा संट। धारा मापी के समांतर क्रम में है। यहां पर होता क्या है कि ये जो धारा I अभी तक जा रही थी, ये धारा मापी में धारा गई IG, मतलब भाई जिसका प्रतिरोध है कैपिटल जी, इस धारा मापी का ये प्रतिरोध है कैपिटल जी, भैया लिखा हुआ है जो, ध्यान से सुनना, गलती मत करना। IG अगर उधर चली गई तो शेष धारा यहां पर क्या बचेगी, I माइनस IG बचेगी। जो भी धारा वहां गई, धारा मापी से जो भी धारा होकर के गई, बची धारा इससे जाएगी। तो इस धारा में, इस कुंडली में पूरी इकट्ठे धारा ना जाए, एकदम घचाक से पूरी धारा चली गई तो ये तहस नहस हो सकती है कुंडली। इसलिए भैया इधर भी कुछ धारा रास्ते से होकर के जाती है जो कि ये संट खा लेता है, इसलिए इस क्रिया को संट कहा जाता है। ये है बच्चों अमीटर में बदलना, धारा मापी को अमीटर में बदलना, इसे कहते हैं। इस पूरे डेरिवेशन को, पूरी बातों को भाई नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय विभव की परिभाषा बताइए, जल्दी से बताइए चुंबकीय विभव की परिभाषा क्या होती है। मेरे लाल बाल गोपाल जी जल्दी से बताइएगा चुंबकीय विभव। आपने एक चीज तो पढ़ी थी, है ना, एक चीज तो पढ़ा था,
चुंबकीय विभव जैसे वैद्युत विभव होता है, V बराबर होता है W अपान में Q, तो हल करने पर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R, Q अपान में R। ठीक वैसे ही यहां पर भी होता है, यहां पर होता है चुंबकीय विभव में V बराबर W अपान में वहां आवेश, और यहां चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य अर्थात स्मॉल m होता है। समझ में आया? आइए हल करते। देखो यहां लिखा हुआ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को, यही इसका m का मान क्या होगा? 1। अगर m का मान बच्चों 1 मान लिया जाए तो सोचो v बराबर किसके होगा? डायरेक्ट w के बराबर होगा। तो परिभाषा कैसे बनाई जा रही? देखो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर या किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ये जितना कार्य, ये कैसा कार्य है? ये कार्य है अनंत से किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर उसको ला करके रख देना। किसको? उत्तरी ध्रुव को। जो मैग्नेट होता है बाबू, एक ये मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो इनका जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो थोड़ा सा भीतर होता है। ये है बच्चों प्लस m, ये माइनस m, ये ध्रुव सामर्थ्य है। ये नॉर्थ पोल का, ये साउथ पोल का, दोनों बराबर होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही चुंबकीय विभव कहते हैं। चुंबकीय विभव का मान देखो लिखा हुआ म्यू नॉट अपान में 4 पाई m अपान में r। ये कैसे आया? W का मान जैसे वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चुंबकीय मैग्नेटिज्म में क्या होता है? म्यू नॉट अपान में 4 पाई होता है। यहां आवेश होता है, यहां ध्रुव सामर्थ्य m होता है, दूरी r तो दूरी r, ये हो गया ध्रुव सामर्थ्य। इस प्रकार से सूत्र को याद रखिए, ठीक है? जैसे ये याद रहेगा वैसे ये याद रहेगा, ठीक है? याद रहेगा। आपको लिखना इतना ही है, ध्रुव शक्ति है, यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये शांति है नहीं, ध्रुव शक्ति है। m क्या है? चुंबक का ध्रुव शक्ति है। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नमन कोण की परिभाषा दीजिए। नमन कोण की परिभाषा, अगले क्वेश्चन पर आइए। नमन कोण की परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा। नमन कोण की परिभाषा क्या है? ये नमन कोण कब बनता है? चुंबकीय सुई को हम कहीं भी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर ले जाएं तो चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से जो कोण बनाएगी, मान लो ये क्षैतिज पर, आप तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे छापो सुल्तान हो। अब देखो बाबू, ये आपके पास है, आपके हाथ बहुत बड़े हैं है ना? आपके हाथ बहुत बड़े हैं, आपके हाथ में है ये चुंबकीय सुई, देखो कितनी बड़ी सुई आप पकड़ रखे हो, और ये ऐसे है, टिकट टिकट, देखो सुई बहुत बड़ी है भैया, ये चुंबकीय सुई ना आपकी ऐसे बहुत बड़ी है, ऐसे ये इस पे चुंबकीय सुई बहुत बड़ी है, ये हाथ में लिए हो आप, ऐसे लेकर के चल रहे हो चुंबकीय सुई को, है ना? चुंबकीय सुई को लेकर के आप चल रहे हो और अपना गाना मनपसंद गा आवारा हूं। अब देखो यहां पर होता क्या है कि जो पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, अगर इस बिंदु की बात करें जहां पर चुंबकीय सुई है, ये पृथ्वी की क्षैतिज दिशा है ना? अगर यही स्पर्श रेखा आप यहां पर खींच दो, यही स्पर्श रेखा लो यहां पर खींच दिए, अब ये क्षैतिज दिशा से चुंबकीय सुई जो कोण बना रही है, जो ये कोण बना रही है बाबू भैया, ये जो कोण बना रही है इसे ही नमन कोण कहते हैं। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई बता रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल बच्चों ये हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ क्षैतिज तल। जो ये येलो लाइन है ये क्षैतिज तल की स्पर्श रेखा ही मैंने यहां से पूरा पैरेलल समांतर ऐसे बस खींच दिया है। क्षैतिज तल से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं, इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात इस थीटा को क्या लिखते हैं? डेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ही नमन कोण कहते हैं। बबुआ समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए रुपया वापस कर देंगे, ठीक है? अगला देखिए, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के बीच दो अंतर लिखिए। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू, नोट कर लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए भैया, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है? चित्र भी बना ना 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 ना, ये चित्र नहीं बनाना बाबू, तुम गोलू मोलू सोलू इनको बना के चले आओगे, हाँ बहुत टाइम लेगा,
ये सब नहीं बनाना, समझाने के लिए था। विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक, देखो कैसा ब्लेजर पहन के तैयार हो रहा है भोज खाने के लिए। हाँ, कहाँ का निमंत्रण है, पढ़ लो पहले, उतारो ब्लेजर उतारो, चुपचाप क्लास पे ध्यान दो। कहाँ है मम्मी पापा आपके, भेजें इसको ऑनलाइन। अरे बहुत ये दिव्य दृष्टि ना भैया बहुत दूर तक काम करती है, तुम्हें नहीं पता अभी। अब हंसो मत, चुपचाप बैठ जाओ क्लास करने के लिए, अभी अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। हमने क्या कहा था, 2 साल के, वो 2 महीने के लिए पूरे बिहार के बच्चे, हमको एक एक टाइम पता है आप क्या कर रहे हो, सब सब कुछ दिखता है। यूं ही नहीं तपस्या की थी 1000 साल, 1000 साल यूं ही तपस्या नहीं की, ये शक्तियां अर्जित की हैं। देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में पहला बच्चों क्या है, विद्युत चुंबक के लिए बताया जा रहा है और यहां स्थायी चुंबक के लिए। विद्युत चुंबक में चुंबकीय प्रबलता बदल सकती है। विद्युत चुंबक जो होते हैं वो उनकी चुंबकीय प्रबलता जो है वो बदल सकती है, जबकि स्थायी चुंबक, जबकि नाम ही स्थायी चुंबक है, इनकी चुंबकीय सामर्थ्य जो है, जो चुंबकीय प्रबलता है वो स्थिर रहती है, ये नहीं बदलते। इसमें पदार्थ उच्च धारणशीलता रखता है। इसका मतलब है अगर कोई पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आता है तो वो जो विद्युत चुंबक होते हैं उनमें उच्च धारणशीलता होती है, इनमें भी वही है, इस पदार्थ में भी उच्च धारणशीलता रखती है, मतलब चुंबकत्व का गुण अधिक से अधिक रख सकते हैं दोनों में, ये तो दोनों में समान है। कम निग्राहिता रखते हैं, इनकी निग्राहिता कम होती है, किनकी, स्थायी चुंबकों, विद्युत चुंबकों की, लेकिन स्थायी चुंबकों की निग्राहिता अधिक होती है। जो विद्युत चुंबक हैं वो कम चुंबकशीलता रखते हैं, ये जो स्थायी चुंबक हैं ये उच्च चुंबकशीलता रखते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, ये उदाहरण में लिखा हुआ है। स्टील का प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है बबुआ, ठीक है। बताइए एक लिख रहे हैं, हाँ बहुत पिटोगे बच्चा, बहुत पिटोगे, स्पेशली तुम्हारे लिए ही ये है, ये मैं बाबा टिल्लू, ठीक है, ठीक है। कुछ भी मतलब। अच्छा हमारी शादी का आमंत्रण है, हमारी शादी का भी आमंत्रण नहीं है, जब आएगा तो बताएंगे ना। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये 6वें चैप्टर का क्वेश्चन है। इसी तरह स्वप्रेरण से भी पूछा जा सकता है या अन्योन्य प्रेरण से, दोनों में कोई एक आ जाता है, ध्यान देना। 2 अंक का प्रश्न है। किन्हीं 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मेरी भाषा है, मेरी स्वयं की, कोई क्वेश्चन बैंक व कोई क्वेश्चन सीरीज का ये कोई उत्तर नहीं है, मैंने अपने पर्सनल जो शब्द ऐसे है ना, भावार्थ वही है, कोई चीज भाई हम गलत थोड़ी पढ़ा देंगे, ओम का नियम जो होता है वही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्रम जो होता है ना, शब्दों का क्रम, अच्छे अच्छे शब्द, सरल भाषा, वैसे प्रयोग की गई है। 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से, 2 निकटवर्ती कुंडलियां, एक कुंडली है जम 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 जम, ये कुंडली है, इसमें मैंने लगा रखी है बैटरी, प्लस माइनस इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा के मान में लगातार हम कर रहे हैं परिवर्तन, धारा को घटा बढ़ा रहे हैं। और इसके समीप भी मैंने एक कुंडली रख रखी है, ये देखो भैया, ये दूसरी कुंडली हमने इसके समीप रखी है, लेकिन इसमें हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी, केवल धारा मापी जोड़ दिया है, गैल्वेनोमीटर, केवल गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया बस, और इसके समीप रख दिया। देखो 2 निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, धारा परिवर्तन का मतलब धारा का मान परिवर्तन करने पर, धारा का मान परिवर्तन करने पर, धारा बढ़ाओ घटाओ यार, धारा बढ़ाओ भी घटाओ भी, 50 एम्पियर की धारा भेज दो, फिर 20 एम्पियर की धारा भेज दो, लगातार धारा का मान बढ़ाने व घटाने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को, बच्चा पार्टी, इस कुंडली में अपने आप एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है दोनों के सिरों में, जिससे इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है। वाह भाई वाह,
एक प्रेरित धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। क्या? प्रेरित धारा। और इस गैल्वेनोमीटर में सुई जो लगी होती ना, ऐसे होती है, उसमें विक्षेप आ जाता है, ऐसे टिचिक घूमने लगती है, अर्थात इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। बल्कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने तो धारा इसमें प्रवाहित की ना, इसमें थोड़ी की। इस विधि को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब एक बर्बाद तो दूसरा भी बर्बाद। ऐसे कुछ हमारे दोस्त हैं, अगर एक पगला गया तो दूसरा भी पगलवा देता है, एक को छोड़ेगा नहीं है। और बता रहे हैं गलत संगत का असर ज्यादा जल्दी होता है। अगर ये पढ़ने में बहुत तेज है तो बगल वाला है ये एनी टाइम पढ़ाई, इनको पढ़ाई सूझा करता है, थोड़ा बहुत चलो बाहर घूमने, हाँ ये चीज होती है। लेकिन पढ़ने वाला मोटिवेशन है। इसे अन्योन्य प्रेरण इसीलिए कहा गया, म्यूचुअल इंडक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, है ना। देख करके प्रेरित होना, देख करके प्रेरित होना, इससे ये देख करके प्रेरित हो गया। और होता क्या पता, इसमें जैसे ये कुंडली ऐसे 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 होती भाई, बंद पृष्ठ से क्या होती, चुंबकीय बल रेखाएं, तो वो चुंबकीय बल रेखाएं यहां से आकर के यहीं मुड़ नहीं जाती, बल्कि सीधे कुछ यहां तक ऐसे, क्योंकि जाके धीरे धीरे मुड़ती, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजरती हैं, यहां से भी वो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यहां फ्लक्स φ1, यहां पर फ्लक्स φ2, जो भी हो, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसको फैराडे सर ने बताया था, E बराबर में माइनस का डी फाई अपान में dt। फ्लक्स परिवर्तन की दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, हो सर, हमने बहुत सारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ देखे, जिसमें अगर चुंबकीय प्रेरण, ये प्रेरकत्व लगा हुआ है, ये संधारित्र लगा हुआ है और ये प्रतिरोध लगा हुआ है, तीनों एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत मतलब बच्चों एसी करंट, एसी वोल्टेज, ओहो, एसी करंट से जोड़े गए हैं। मतलब इसकी वोल्टता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ऐसी वोल्टता से जब जोड़े जाएंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये L है, ये C है, ये R है, तो परिपथ में फिर प्रतिरोध नहीं काम करता, परिपथ में प्रतिबाधा काम करती है R। परिपथ में प्रतिबाधा काम, सॉरी R कह रहे हैं, परिपथ में प्रतिबाधा काम करती है Z। देखो यहां लिखा हुआ है, आपसे पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, नोट कर लो भैया इसे, वीवीआई में शायद इस बार आ रहा है। हो गया 2026 में बोल दिया, जाओ आएगा, जाओ हो गया, बोल दिया तो बोल दिया। अब बिहार बोर्ड ऑफिस जाके केवल कहना पड़ेगा भैया इस क्वेश्चन को रख दो। हमने बोल दिया है बच्चों से ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को रखना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमारे महान साथियों को दिक्कतें होने लगती हैं, क्या किया जाए है ना, होता है। देखो भैया प्रतिघात क्या, हम कुछ बोलते नहीं यार, अपना काम, हमारे सिद्धांत अलग हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि। हाँ, ईमानदारी से पढ़ाना, मजे से कॉन्सेप्ट को लेकर के आना, बच्चों के बीच रखना, बच्चों को भी वो चीज याद कराना। क्लास में मेरा इतना काम है, ईश्वर ने मुझे ये कर्तव्य दिया है, ये दायित्व दिया है, और इसी कर्तव्य और इन्हीं दायित्वों के निर्वहन करने की वजह से ही इतना सारा प्यार मिलता है। हाँ, तो बस मेरा सिद्धांत और काम सब एक अलग है ना। प्रतिघात बच्चों बताओगे, देखो या तो संधारित्र या प्रेरकत्व द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न बाधा को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात में बच्चों एक्सियल भी होता है, ये है प्रेरकीय प्रतिघात। इसे क्या कहते हैं बाबूजी? बाबूजी बोल देते हैं तो आप लोग, है ना, बहुत खुश हो जाते हो। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, दिद्दा बोल दो बहनों को, बहुत फिर एकदम पूछो मत, गौरव महसूस होता है उनको, सर ने दिद्दा बोल दिया उनको। एक्सेल बराबर प्रेरकीय प्रतिघात, और ये होता है बच्चों ओमेगा एल होता है। और जो धारितीय प्रतिघात होता है वो XC होता है, धारितीय प्रतिघात। ये कब कार्य करता है? जब परिपथ में संधारित्र लगा हो, अर्थात ये अकेला लगा है तब भी। धारितीय प्रतिघात अकेले के लिए इसे XC बोलते हैं, ठीक है। ये बराबर ओमेगा एल, ये बराबर 1/ओमेगा C। और अगर
एल सी या एल आर या सी आर, तो फिर बच्चों प्रतिबाधा काम करती है। जेड बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका भी मात्रक ओम होता है। प्रेरकी प्रतिघात हो, धारती प्रतिघात हो, प्रतिबाधा हो, सबका मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा क्या है, ध्यान से सुनो। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उत्पन्न बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसा ही मात्रक ओम है। अब प्रतिबाधा बच्चों क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए। जिसमें एल भी हो, सी भी हो, आर भी हो, या एल आर सी आर कोई भी हो, तो प्रतिबाधा होती है। और प्रतिबाधा के सूत्र अगर एलसीआर परिपथ की हम बात करें, एलसीआर परिपथ की बात करें, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी भी हो सकता है, या कहीं कहीं एक्ससी माइनस एक्सएल भी हो सकता है। यहां पर बबुआ एक्ससी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, वो तो देखने पर यह होगा कि एक्ससी का मान बड़ा है कि एक्सएल का मान बड़ा है। जब एक्सएल का मान बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्ससी, और जब एक्ससी का मान बड़ा हो तो एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बाबू क्या यहां होल स्क्वायर लगा दोगे, लेकिन ये होता है। ठीक है, नोट कर लेना बाबू, ये हमने बता दिया इतना। आगे अगले क्वेश्चन में आइए। किसी प्रत्यावर्ती, आ गया देखो क्वेश्चन नहीं आ गया। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है। मतलब वोल्टता जो दी गई है, वोल्टता वो कितनी दी गई है, वोल्टता दी गई है V बराबर 220 वोल्ट। ओके सर। यदि R बराबर 8 ओम है, प्रतिरोध बच्चों कितना दिया जा रहा है, प्रतिरोध R बराबर दिया जा रहा है 8 ओम। ओके सर। एक्सएल बराबर एक्ससी बराबर 6 ओम। वाओ, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। एक्सएल भी बच्चों 6 ओम है और एक्ससी भी 6 ओम ही है। ये हमसे कह रहे हैं वोल्टेज का हो तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बताओ। ये पहली चीज हमसे पूछ रहे हैं कि वी आर एम एस बताओ, वर्ग माध्य मूल मान वी आर एम एस बताओ, तथा परिपथ की प्रतिबाधा भी बताओ। बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा जेड भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है, एक ये। आइए परिपथ की प्रतिबाधा हम बताते हैं। क्या बच्चों प्रतिबाधा अगर बतानी हो तो कैसे ज्ञात करोगे प्रतिबाधा, क्योंकि जब प्रतिबाधा मिल जाएगी तो वीआरएमएस भी ऐसे भी मिल जाएगा, वीआरएमएस ऐसे भी मिल जाएगा, क्योंकि मान दिया गया है ना। प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता वर्ग माध्य मूल मान था, तो ठीक है। प्रतिबाधा बच्चों जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर देखो एल भी है, सी भी है, आर भी है, तीनों हैं, तो यहां पर वही जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, अब यहां तो एल और एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर है, 6 ओम दोनों का मान है, तो चाहे एक्सएल माइनस एक्ससी लिखो या एक्ससी माइनस एक्सएल लिखो, दोनों की बात बराबर है, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसे हल कर लीजिए, यहां से जेड बराबर बाबू मिल जाएगा अंडर रूट में आर का वर्ग, आर का मान कितना है 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी 6 माइनस 6 जीरो का स्क्वायर, 0 हट गया, 8 का स्क्वायर 64 वो तो हट ही गए, 8 का स्क्वायर 64। जेड का मान कितना आ जाएगा बाबू, 8 ही आ जाएगा। जेड का मान कितना आ जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। वैसे भी ऐसे परिपथ को जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो तो बाबू ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथ में वैद्युत अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो ये आ गया जेड बराबर 8 ओम। आपसे कहा है वीआरएमएस का मान बताओ, वीआरएमएस और कुछ तो नहीं दिया ना, ठीक है। वीआरएमएस बराबर होता है बच्चों वी नॉट बटे अंडर रूट 2, वी नॉट बटे अंडर रूट 2, तो वी नॉट की वैल्यू है, निकाल लो, अरे याद कर लो भाई। वी नॉट 2 आरोपित वोल्टता, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ की आरोपित वोल्टता वी नॉट, ये अधिकतम वोल्टता ही होगी भाई, 220 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। और इसका मान जब हम निकालेंगे 2 से 2 ऊपर नीचे गुणा करो, 2 110 अंडर रूट 2 वोल्ट, ये हो जाएगा परिपथ का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये हो जाएगा परिपथ का वर्ग माध्य मूल मान। नोट हो गया सबका, जल्दी से बताओ भाई, सूत्र याद कर लो भाई, सूत्र याद कर लो। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखिए। अब इसको करने में कितने लोग घबरा रहे हैं भैया, है भाई, इसको करने में क्या दिक्कत है भाई, ऐसे प्रश्न को लगाने में क्या है लिए दिक्कत है।
नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न को लगाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो गुणों को लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो गुण लिखने हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये दोस्ती का संबंध मैंने बता रखा था, ये क्वेश्चन याद रखना। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, बहुत अच्छी लॉजिक वाली बात। आपसे पूछा जाए कि एक्स किरणों के कोई दो गुण लिखिए, आपसे पूछा जाए गामा किरणों के कोई दो गुण लिखिए, आपसे पूछा जाए अवरक्त किरणों के दो गुण लिखिए, आपसे पूछा जाए रेडियो तरंगों के कोई दो गुण लिखिए, कुछ भी लिखा जाए, अगर आपको उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही, अरे भैया 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी हैं बताओ यार, लिखो, जल्दी बताओगे। रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही, याद करो मैंने जो सिखाया था, रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही रक्त दिखाई देगा। रक्त मतलब अवरक्त तरंगे, रक्त दिखाई देगा मतलब दृश्य तरंगे, दृश्य मतलब देखना होता है। रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही रक्त दिखाई देगा। युवराज सिंह आएंगे मतलब पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, युवराज सिंह आएंगे, पराबैंगनी यूवी, अल्ट्रावायलेट यूवी, यूवी किसको बोला जाता है, युवराज सिंह को। तो पराबैंगनी किरणें युवराज सिंह के लिए, युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे क्योंकि उनको कैंसर था, एक्सरे करवाएंगे और अपने सारे गम भूल जाएंगे, गामा रे गामा रे हो गया। हो गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ट्रिक केवल रटने के लिए ही नहीं, इससे बहुत फायदा है बाबू। ये है क्या, बहुत बड़ी शानदार चीज बता रहे हैं। ये देखो, ये क्या है, घटते क्रम में तरंग दैर्घ्य। सबसे तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा, रेडियो की। घटते क्रम में तरंग दैर्घ्य, घटते क्रम में तरंग दैर्घ्य, घटते क्रम में तरंग दैर्घ्य है। और बढ़ते क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में आवृत्ति है। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी, गामा किरणों की। तो भैया बढ़ते क्रम में आवृत्ति, बढ़ते क्रम में आवृत्ति का मान है, आवृत्ति का मान। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, गामा रे की। सबसे कम आवृत्ति किसकी, रेडियो तरंगों की। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी, रेडियो तरंगों की। क्योंकि घटते क्रम में मतलब ये पहला बड़ा है, फिर ये उससे छोटा, फिर इससे 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 छोटा। ये 7 विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी, गामा किरणों की। लेकिन जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा। तो इसका एक सेंटेंस है कि भैया रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ते ही रक्त दिखाई देगा। जैसे ही रेडियो को माइक्रोवेव से जोड़ दीजिए तो रक्त दिखाई देने लगता है। दिखाई मतलब दृश्य प्रकाश, रक्त दिखाई देगा। और जब ये होगा तो युवराज सिंह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे और अपने गम भूल जाएंगे। बता दिया था मैंने, बताया था यार, याद करो। ना बताया हो तो बताना कि सर आपने बताया ही नहीं था। नोट कर लिया, जल्दी बताओ भाई। पानी पी लो, पानी पी लो बाबा टिल्लू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण तथा अपूर्णांक के बीच संबंध स्थापित करें। चैप्टर नंबर 9 में पहुंच गए हम लोग। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण तथा अपूर्णांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भाई जल्दी करिएगा अब, थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि ये रिवाइज हो रहा है। क्रांतिक कोण की परिभाषा के अनुसार क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल I बराबर C। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री देखो हो जाता है, वही क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, लेकिन बस दिक्कत इतनी है कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। अब बच्चों देखो, हम लोग जानते हैं कि 1n2 अगर ये लिखा होता है, अगर हम कहें कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ANG, तो ये होता है sin I बटे sin R, sin R।
ऐसा होता है कि नहीं, साइन आई बटे साइन आर, ये होता है कि नहीं बाबू? होता है सर। अगर वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है तो ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लेकिन अगर कांच से वायु में जाए जी एन ए हो जाए, जी एन ए हो जाए, तो जो अभी हम n बराबर ए एन जी लिख रहे थे वो 1/n बराबर क्या लिखेंगे, जी एन ए। हालांकि ये वही रहेगा क्योंकि बच्चों सघन माध्यम में बना आपतन कोण I और विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण R होगा। अब इसमें साइन I तो हो गया साइन C, लेकिन I को C बोला जा रहा है कब, जब बोला जा रहा है क्योंकि सघन माध्यम में जब विरल माध्यम में आता है ना तो एक ऐसा अपवर्तन कोण बन जाता है जिसमें अपवर्तन कोण बिल्कुल 90 डिग्री बनता है अभिलंब से। तो वैसी स्थिति में साइन ये 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 1/n बराबर क्या हो जाता है बाबू, साइन C हो जाता है, या इसे ही n बराबर 1 में साइन C बोलते हैं। कहीं कहीं n लिखा होता है, कहीं कहीं म्यू लिखा होता है, कोई बात नहीं। तो ये क्रांति कोण R स्नेल के नियम से, वो तो मैंने बता ही दिया, आप ऐसे नोट डाउन कर लेना, आप ऐसे नोट डाउन कर लेना, जो यहां लिखा हुआ है वो मैंने वहां लिखा है वही समझ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संपोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। तो संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब चमकदार पट्टी बनती है, YDSE यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद रखना। संपोषी व्यतिकरण चमकदार पट्टियां बन रही थी, कहीं पर डार्क बन रही थी, लेकिन हर एक पट्टी की चौड़ाई क्या आ रही थी, चौड़ाई का सूत्र क्या आ रहा था, चौड़ाई का सूत्र बीटा बराबर डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। याद है, याद है ये सूत्र, जब YDSE यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, यंग का द्विझिर्री प्रयोग, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण की 2 आवश्यक शर्तें ये जरूरी हैं कि दोनों प्रकाश स्रोत, क्योंकि आपको पता है YDSE में 2 प्रकाश स्रोत बनाए गए थे, एक S1 एक S2, इनके बीच की दूरी स्मॉल d ली गई थी। इससे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा गया था जहां पर ये केंद्रीय फ्रिंज बनी थी जो सबसे ज्यादा ब्राइट थी। ये कैपिटल D दूरी पर पर्दा था। तो कैपिटल D जो है वो इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, और जो स्मॉल d है दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है। तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए तथा समान कला में होना चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, पथांतर n लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, पथांतर क्या होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। अर्थात दोनों का जो पथांतर है, यहां से यहां तक पहुंचने का जो पथ का अंतर है और यहां से यहां तक जो पथ का अंतर है वो n लैम्डा होना चाहिए दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच। तो आप ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे ब्रॉगली तरंग क्या है, उसकी तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखें। ओहो, तो दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। लिखिए, देखो लिखा हुआ, ऐसा तरंग जो कणों के गुण से बनता है उसे दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बाबू आपको पता है कि जब कहा गया कि प्रकाश जो है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अरे जो आप जिस प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो वो क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हे भैया 1 घंटा हो गया पता नहीं चला, हाँ यूं होता है का? आप लोगों के साथ ऐसा भी होने लगा है क्या? 1 घंटे की क्लास हो गई पता भी नहीं चला अभी हमको। कम से कम 1.5 घंटे तो चलनी चाहिए ना क्लास, 1.5 घंटे चलनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रकाश होता है कि नहीं, जो ये सूर्य से चल करके यहां तक आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है वो। लेकिन जब देखा गया कि उसे किसी धातु की सतह पर गिराया गया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात वो जो प्रकाश है वो भैया फोटॉन के रूप में चलता है जिसके पास ऊर्जा होती बराबर h न्यू। तो प्लांक सर ने कहा कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं, अर्थात कण बता दिया। तो भैया यहां पर दे ब्रॉगली सर आए, दे ब्रॉगली सर ने कहा अगर तरंग कण है तो यहां पर सममितता का सिद्धांत लागू होता है। अगर दूध को हम क्या कर सकते हैं भाई, दूध से या पानी से बर्फ बना सकते हैं तो बर्फ से पानी बना सकते हैं, अर्थात सममित क्रियाएं होती हैं। तो वैसे ही अगर तरंग कण है तो कण भी तरंग है। उन्होंने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा तरंग जो कणों के गुण से बनता है उसे दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं, दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। अगर हम बच्चों प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा दें, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से तो उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है जिन्हें क्वांटा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू,
जिसकी ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू होती है, और ये ऊर्जा होती है। फिर आइंस्टीन सर ने क्या कहा था, आइंस्टीन सर ने कहा था कि अगर कोई कण प्रकाश की चाल से चलेगा, आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई कण प्रकाश की गति से चलेगा, अगर कोई कण प्रकाश की गति से चले तो उसके पास ऊर्जा होगी E बराबर mc²। ये आइंस्टीन सर ने कहा। तो भाई फोटॉन कैसे चलते हैं, प्रकाश की गति से ही चलते हैं। तो अगर फोटॉन प्रकाश की गति से चलते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के LHS बराबर हैं, तो RHS बराबर होंगे बच्चों। मतलब ये हो जाएगा mc² बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा। न्यू क्या है, आवृत्ति है। अगर इसका आवृत्ति और वेग के संबंध आप लोग निकालो, आपको याद होगा v बराबर होता है न्यू लैम्डा, न्यू या n लैम्डा, n आवृत्ति है तो v बराबर आप ऐसे लिखो न्यू लैम्डा, ये याद होगा। यहां से अगर आवृत्ति का मान निकालोगे तो वेग के बटे में आएगा, यहां वेग होगा प्रकाश की चाल, तो हम कह सकते हैं mc² बराबर h, न्यू की जगह पर c अपान में लैम्डा लिखेंगे, c अपान में लैम्डा, c से एक c कट जाएगा। ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य का मान निकालना था, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या आ गया, h अपान में mc, और c बच्चों ये प्रकाश का वेग भी हो सकता है ना, प्रकाश का वेग है। अगर यहां पर और भी कण को कोई वेग दिया जाएगा तो mv हो जाएगा, ये यहां पर इसको लिख सकते हैं। ये हो गई प्यारे बच्चों उसकी तरंग दैर्घ्य, जिसे हम द्रे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। अगर यहीं से कहेगा कि संवेग बताओ, तो ये जो mv है बच्चों, यही mc, ये क्या है, संवेग है। तो अगर हम इसको इधर लिखें तो h अपान में लैम्डा हो जाएगा। तो mv बराबर ये क्या है, संवेग है, p बराबर mv संवेग, ये क्या है, संवेग है। तो p बराबर mv बराबर क्या हो जाएगा, mv को p लिखेंगे तो भैया लैम्डा इधर भेजेंगे तो h अपान में लैम्डा हो जाएगा, h अपान में लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा किरणों के 2 गुण लिखिए। तो अल्फा किरणों के 2 गुण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कर नहीं रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो तो क्लास में तो याद कर लो। अल्फा किरण के 2 गुण, पहली बात, अल्फा कण क्या होता है, धनाविष्ट कण है। अल्फा कण को 2He4, ये हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण धनाविष्ट होता है, अर्थात ये धनावेशित होता है। दूसरा, अल्फा कण के पदार्थ की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, क्योंकि ये भारी कण होता है। ये कैसा कण होता है, भारी कण, इसीलिए इसकी भेदन क्षमता जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विआधारी संख्या पद्धति को समझाएं। द्विआधारी संख्या पद्धति लिखा हुआ है। द्विआधारी संख्या पद्धति एक पद्धति है जिसमें डिजिटल सिग्नल को 2 मान 0 तथा 1 से प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, जो भी हम प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं या प्रोग्रामिंग जो करते हैं कंप्यूटर में, वो 0 तथा 1 की लैंग्वेज में ही होता है, जिन्हें हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। इसका आधार 2 है, 2 मतलब दशमलव संख्या के लिए, दशमलव को बाइनरी में बदलना, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, आधार 2 रखा जाता है। यह पद्धति विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक विघटनों में उपयोग किया जाता है, जिसे ऑन के लिए 1 लिखते हैं और जब सिग्नल को ऑफ करना दिखाना हो तो ऑफ के लिए 0 का प्रयोग करते हैं। यह है द्विआधारी संख्या पद्धति। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है प्रश्न कि किसी पीएन संधि का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन हेतु परिपथ चित्र खींचे, केवल चित्र खींचना है। पीएन संधि का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तो भाई अगर पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पीएन संधि मतलब डायोड लगाने, तो इसके लिए हम बाबू क्या करते हैं, एक ये हमारे पास ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, तो इसमें कुंडली कम है, इसमें फेरों की संख्या कम, लेकिन जो दूसरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा है, और यहां पर हम सेपरेट कर देते हैं कि 2 कुंडली, इसके बीच में हमने एक प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जिसकी वोल्टता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये बच्चों का ऐसा विभव है, ये AC इनपुट है, AC इनपुट है। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, ध्यान से सुनना, ये हमने लगा दिए, इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाना है तो 2 डायोड बना दिए। एक डायोड ये हो गया, एक डायोड ये हो गया, और एक डायोड हमने यहां लगा दिया, एक डायोड हमने यहां लगा दिया, एक डायोड हमने यहां लगा दिया। ठीक है, ये और ये डायोड, इसके केंद्रीय टर्मिनल, यहां पर एक केंद्रीय टर्मिनल है, इससे हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जो कि आउटपुट देगा, क्या देगा,
आउटपुट देगा बच्चों ये है लोड रेजिस्टेंस RL, लोड प्रतिरोध बोलते हैं। एक डायोड है D1 और एक डायोड है D2, ठीक है, एक डायोड है D2। देखो होता क्या है कि ये जो इनपुट है, जो इनपुट करंट है वो बच्चों प्रत्यावर्ती करंट है, एसी करंट है। जो आउटपुट होता है यहां पर जो कि आपको मिलता है ये यहां पर इन्हीं लोड प्रतिरोध के सिरों पर मिलता है आउटपुट। जो आउटपुट होता है, ध्यान से सुनना, आउटपुट करंट जो होता है वो क्या होता है, पहले ये डायोड D1 है, डायोड D2 है, ये प्लस ये माइनस पहले अर्धचक्र में, जब ये ऊपरी वाला अर्धचक्र है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ये प्लस है ये माइनस है। तो बच्चों इसका P पॉइंट जो है और इसका जो N पॉइंट, P अगर पॉजिटिव से है और N घूम करके इसके निगेटिव से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये अग्र अभिनत होगा और अग्र अभिनत में इससे धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो डायोड D2 लगा हुआ है उसका ये P है और ये N है, P निगेटिव से जुड़ा हुआ है और N घूम करके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, अर्थात इस डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही धारा यहां से भेजेगा और यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी वो बच्चों DC करंट मिलेगी। इसके बाद फिर जैसे ही, क्योंकि ये आपको पता है प्रत्यावर्ती परिणाम तथा दिशा दोनों बदलती है, जब ये इस दिशा में जाएगा ऋण में तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, इसकी वोल्टता बदल जाएगी। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला P निगेटिव हो गया, इसका N पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्क्रम अभिनत पश्च अभिनत, तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अब डायोड D2 क्या करेगा, उसका P पॉजिटिव हो गया और N निगेटिव हो गया, तो इससे धारा प्रवाहित होगी और ये धारा यहां पर जाएगी, यहां पर आउटपुट करंट प्राप्त होगी और वो भी DC करंट मिलेगी। ये तो हर एक चक्र में धारा प्राप्त होती है, वो भी कैसी करंट, तो DC करंट प्राप्त होती है, DC करंट। इसलिए याद रखना कि डायोडों का प्रयोग AC को DC बदलने में भी किया जाता है। यह है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ। आपको इतना ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना, लिखना कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु आवेश, ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक बिंदु आवेश Q का मान अगर 0 से बड़ा है अर्थात धनावेशित है, अर्थात ये Q क्या है, धनावेशित है, 0 से बड़ा है। दूसरा, एक बिंदु आवेश जो है वो Q से छोटा है अर्थात -Q 0 से छोटा है के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। तो पहला देखिए, समविभव पृष्ठ की पहले तो परिभाषा लिखी हुई है कि एक समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। इसीलिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं का विभवांतर, मान लो एक बिंदु ये A है और दूसरा बिंदु यहां पर B है, तो आप जान लीजिए कि VA माइनस VB बराबर हमेशा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी जगह के बिंदुओं का विभव समान है, इसलिए ये याद रखिएगा विभवांतर शून्य होता है। पहला पॉइंट जो इन्होंने कहा, क्या कहा कि बिंदु आवेश अगर Q का मान अधिक है अर्थात ये धनावेश, इससे सारी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी। समविभव पृष्ठ के केंद्रीय गोलाकार होते हैं जिनका केंद्र Q पर होता है। बच्चों समविभव पृष्ठ गोलाकार ही बनेगा अगर धनावेश अर्थात 0 से बड़ा कोई आवेश है। अगर ऋण आवेश है तब भी बच्चों -Q भी है, तब भी क्या होगा, इसके केंद्र की ओर वैद्युत बल रेखाएं होंगी, बाहर से अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं होंगी। लेकिन जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो भी गोलाकार ही बनेगा, केंद्रीय पृष्ठ गोलाकार होते हैं जिनका केंद्र Q पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ये आप बताओगे मुझे हल करके। धारा घनत्व की अगर बात करेंगे तो J बराबर बच्चों होता है I/A, J बराबर होता है I/A, ये धारा घनत्व है। आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, किसी चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें आप एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक लिख सकते हो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये धारा घनत्व हो गया, धारा घनत्व। कह रहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध लिखें। तो अनुगमन वेग क्या होता है आपको पता है, अनुगमन वेग के लिए भी सूत्र लिख सकते हो। अनुगमन वेग जो होता है वो जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग या संवहन वेग कहते हैं। इसका मान होता है VD = स्मॉल ई कैपिटल E/m इंटू टाउ, या इसे ही लिखा जाता है स्मॉल ई V/m L इंटू टाउ। सर ये V/L कहां से आया, तो E को हम V/L लिख सकते हैं। जब इससे हम धारा से संबंध देखते हैं, वैद्युत धारा से संबंध, तो बच्चों हाँ इसको लिखा जाता है क्या, इसका मान जो होता है
आई बराबर क्यू अपान में टी, तो आई का मान आ जाता है आई का मान होता है कितना, ए एन ई इंटू, इसका मान क्या होता है भाई, वैद्युत धारा से संबंध, अनुगमन वेग का धारा घनत्व से संबंध बताना है ना, धारा घनत्व से संबंध, तो एन ई अपान में वी अपान में एल होता है, क्या संबंध था, प्रवाहित धारा का मान क्या होता है भाई, है ना, एन वी डी था, आई बराबर, रुको बता देते हैं भाई, बता दे रहे हैं, एकदम बता दे रहे हैं, अगर चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो भाई हम ए से गुणा कर रहे हैं, ए क्षेत्रफल से टी समय में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे एन ए ई इंटू टाउ, एन ई और अनुगमन वेग वी डी है, तो एन ए वी डी इंटू टाउ, ठीक है, वी डी टाउ, तो ये आई बराबर हो जाएगा, होता एन ई ही है, एन ई अपान में टी, टी से टी कट जाएगा, तो एन ई वी डी ई आएगा, यहाँ पर स्मॉल ई आएगा, स्मॉल ई आएगा, तो आई बराबर एन ए वी डी ई, ये अनुगमन वेग से संबंध है, वी डी बराबर क्या आ गया है, वी डी बराबर आया है आई अपान में ए एन ई, ए एन ई वी डी बराबर आया, यहां से देखो वी डी बराबर सीधे हम लिख दिए आई अपान में ए एन ई, ये वैद्युत धारा से संबंध है, तो वैद्युत धारा किस जगह पर, आई बटे आई के जगह पर क्या लिख दीजिए, वी डी इंटू ए एन ई, तो जे बराबर वी डी इंटू ए एन ई बटे में ए से कट जाएगा, तो वी डी बराबर मिल जाएगा, एन ई इसके बटे में चला जाएगा, जे बटे में एन ई, ये बच्चों हो गया अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व से संबंध, ये अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व से संबंध हो गया, सरल है भाई, इसको याद रखिएगा। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताइए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप अगर हम अदिश स्वरूप कहें 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर लिखते हो, ये दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, ये दो बिंदु आवेश ऐसे बना लो भाई, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी है R, ठीक, अगर हम इन्हें सदिश स्वरूप में व्यक्त करेंगे तो x अक्ष और y अक्ष में दिखाएंगे, ये इसकी दूरी x1, ये R1 दूरी और ये R2 दूरी, फिर ये R21 दूरी हम लेंगे, तो इस प्रकार से जब लिखते हैं तो R1 माइनस R2 और R21 कैप लिखते हैं, वो उतना सब नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे, ये R कैप है। एकांक सदिश जो होता है बच्चों वो होता है वेक्टर R बटे मॉड ऑफ वेक्टर R, या इसे लिखते हो वेक्टर R बटे केवल R। अगर एकांक सदिश की जगह पर ये लिख दोगे, ये ठीक है, क्योंकि वैद्युत बल क्या होती है, हमेशा सदिश राशि होती है, तो इसकी जगह पर जो कूलाम के नियम से आपने लिखा है ये मान, ये इसको सदिश स्वरूप में व्यक्त करना चाहते हो तो आर कैप की जगह पर आप ये मान लिखोगे वेक्टर आर बटे आर, तो ये मिल जाएगा आपको एफ बराबर में, वो भी वेक्टर लगा के लिखना 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में, जब वेक्टर आर की जगह पर आर कैप की जगह पर ये क्या होता है, एकांक सदिश होता है जो किसी भी सदिश राशि की केवल दिशा बताने के लिए व्यक्त किया जाता है, तो वेक्टर आर बटे आर, तो वेक्टर आर यहां लिख दो और जब बटे में आर जाएगा तो इस आर स्क्वायर के साथ में आर क्यूब बना लेगा, ये हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। या फिर इसे ये भी लिख सकते हो R1 माइनस R2, लेकिन फिर R21 यहां वेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसका होल क्यूब लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। चलो इस तरह लिख लेना। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के दो गुण लिखे, इसको मैंने कराया हुआ है, अभी मैंने लिखा था, आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया, अभी मैंने कराया था, पीछे स्लाइड में है, होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है? बच्चों ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, मॉडल पेपर के, ब्रह्मास्त्र बुक में देख लो जाके, ये क्वेश्चन होगा, ब्रह्मास्त्र बुक में देख लो जाके, ये क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र बुक में देख लो जाके, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर आपके ब्रह्मास्त्र बुक में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था। सोचो मॉडल पेपर के क्वेश्चन पूरे, हमको लगता है हमारी बुक उठा के इन्होंने छाप दिया कि यही दे देते हैं, ऐसा काम किया है इन लोगों ने। प्राथमिक इंद्रधनुष बाबू देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, जो पहले दिखता है, वर्षा की बूंदों में 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है,
वर्षा की बूंदों में 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यह अधिक चमकीला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष यह कम चमकीला होता है। बाहरी किनारे पर लाल और भीतरी किनारे पर बैंगनी होता है। बाहरी किनारे पर प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल होगा और भीतरी किनारे पर बैंगनी होगा, जबकि इसमें बाहरी किनारे पर बैंगनी और भीतरी किनारे पर लाल होता है। उल्टा बनता है, इसी का वो बस छाया बन रही है। मान लो इसकी वो छाया होती है द्वितीयक इंद्रधनुष। लगभग 41 डिग्री से 43 डिग्री कोण पर बनता है और ये लगभग 51 डिग्री से 54 डिग्री कोण पर बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के बोहर मॉडल की 2 कमियों के लिखिए। जाइए देख लीजिए, देख लीजिए ब्रह्मास्त्र बुक में क्वेश्चन है कि नहीं। पहला है जटिल स्पेक्ट्रम व्याख्या नहीं कर पाना। बोहर परमाणु मॉडल जो था केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे हाइड्रोजन के लिए ही केवल व्याख्या कर सका, इसी की स्पेक्ट्रा अर्थात स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सका, या बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। तो पहली कमी। दूसरी कमी, स्पेक्ट्रम रेखाओं की महीन संरचना की व्याख्या न कर पाना। उच्च भेदन वाले उपकरणों से देखने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की प्रत्येक रेखा कई महीन रेखाओं से मिलकर बनी होती है। बोहर मॉडल इसकी व्याख्या नहीं कर सका। कई महीन रेखाओं से मिलकर के बनी होती है स्पेक्ट्रम, जबकि इन्होंने कुछ ही रेखाएं लाइमन, बामर, पाशन, बेकट, फुंड उसी के आधार पर बता दिया, बस हाइड्रोजन के परमाणु के लिए, बस और कुछ नहीं। तो ये 2 कमियां इनकी हैं, नोट कर लेना। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा और प्रतिघात क्या है, ये भी आप देख लीजिए जाके, उसमें ब्रह्मास्त्र बुक में होगा। ये बिहार बोर्ड वाले ना, हम क्लास को देखा करते हैं, क्लास ही क्यों नहीं देखते हैं, ब्रह्मास्त्र बुक आया तो देख लीजिए, ये टिप देते हैं भैया, कौन मेहनत करेगा। सोच, और बल्कि हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 80 दिए हैं, मात्र 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, और इसी में से इन्होंने 12 से 15 के बीच में हमारे ही सब्जेक्टिव उठा के धर दिए। अरे भैया बहुत बहुत सारे सब्जेक्टिव बन सकते हैं, काहे नहीं उससे अलग से धर दिए हो, पता नहीं 7 या 8 अलग से कुछ दिए हैं। प्रतिघात क्या है, यह एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में प्रेरक या संधारित्र द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध है। प्रतिघात या तो बच्चों प्रेरक अर्थात ये ये प्रेरक है, और या संधारित्र, संधारित्र के लिए ये संधारित्र है। अगर ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़े जाएंगे तो वो प्रेरकीय और धारतीय प्रतिघात होते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर ओमेगा एल, धारतीय प्रतिघात XC बराबर ओमेगा सी। अभी मैंने बताया, ये सारी चीजें बताई, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यार ये तो करवा चुके, बार बार क्यों करवा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये माध्यम ए में प्रकाश का वेग v है तथा माध्यम बी में प्रकाश का वेग 2v है, अर्थात 2 गुना है। ओहो, यदि माध्यम ए का अपवर्तनांक μ a और माध्यम बी का अपवर्तनांक μb हो तो μ a बटे μb का मान क्या होगा, अर्थात अपवर्तनांक। आपको पता है अपवर्तनांक और वेग में संबंध n2 बटे n1 हो तो ये होता है वेग में v1 बटे v2 और λ1 बटे में λ2 तरंग दैर्घ्य से संबंध। ये सब चीजें याद रखा करो। तो म्यू बराबर c अपान में v हो तो संबंध सब पता है, म्यू ए बटे म्यू वी, तो c बटे वी, c से c कट जाएगा, 2v पलट के ऊपर जाएगा, 2v बटे v। आपको n1 बटे n2 निकालना है, यहाँ n2 बटे n1 लिखा है, n1 बटे n2 निकालना है, वो निकाल दो, 2v बटे c 2 आ जाएगा, अनुपात कितना आ जाएगा 2। इस सूत्र से हल कर लेना। नेक्स्ट, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान उदग्र के मान से √3 गुना है, उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। अब नमन कोण से संबंधित सूत्र पता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, tan डेल बराबर v अपान में h। यहां पर कहा गया है कि उदग्र घटक का मान जो है वो √3 गुना है क्षैतिज घटक से, तो क्षैतिज घटक का जो मान है उस उदग्र घटक का मान इससे √3 गुना है, v बटे h है तो 1 अपान √3। अब tan डेल बराबर 1 अपान √3 होगा क्योंकि h का मान v का √3 गुना है, तो लिख दिया गया √3 आ गया। भैया ये किसका मान होता है 1 अपान √3, tan 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा नमन कोण का मान क्या आ गया, तो ये डेल का मान लिखोगे, डेल बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भंवर धाराएं क्या हैं, इनके 2 उपयोग लिखिए, तो 2 उपयोग लिखना है। 2 उपयोग, पहला हो गया चुंबकीय ब्रेक, रेलगाड़ियों या ट्रामों में भंवर धाराओं को उपयोग करके तेज और चिकने ब्रेक लगाए जाते हैं। दूसरा है प्रेरण भट्टी, उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए जिसका उपयोग धातुओं को पिघलाने में होता है। यहां भी प्यारे साथियों किसका प्रयोग होता है तो भंवर धाराओं का उपयोग होता है, ठीक है, भंवर धाराओं का उपयोग
होता है। नेक्स्ट देखिए, लेजर किरणों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन, हाँ देख लो जाके भाई, देख लो जाके क्वेश्चन, देख लो कि ब्रह्मास्त्र बुक में भी इतना सटीक हमने एक्स किरणें गामा किरणें नहीं रखा, लेजर किरणें रखा है, जाके देख लो। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखे हैं, क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैंने बता दिया कि अगर गामा आए, एक्स रे आए, कुछ भी आए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ही तो हैं, दो गुण वही लिख दो। अरे एग्जामिनर नहीं 2 नंबर तो 1 नंबर दे के जाएगा ना, लिख देना। उच्च दिशकिता लेजर किरणों की एक बहुत ही संकीर्ण पुंज में चलती हैं और बहुत लंबी दूरी तक फैलती नहीं है, क्योंकि आपको पता है लेजर लाइट जो होती है बहुत दूरी तक लंबी बीम जैसी बना सकती हैं, तो उच्च दिशकिता होती है। दूसरा है उच्च कला संबंधता, लेजर से बने निकलने वाली तरंगें कला में लगभग पूरी तरह से एक दूसरे के साथ समकलित होती हैं, अर्थात कला संबंध होती हैं लेजर किरणें। आप 60 में लिख सकते हो, लेजर किरणें कला संबंध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली तरंग क्या है? यार अभी बताया ये क्वेश्चन, और देख लो जाके ब्रह्मास्त्र बुक में है कि नहीं, निवेदन है, देख लो इसको देख लो कि है कि नहीं। क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले बच्चों को तो पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा उन्हें तो ब्रह्मास्त्र बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ये चीज पीडीएफ में ही मिल जाएगी। अभी मैंने बताया ये चीज, बार बार बताने की जरूरत नहीं, देख लेना ब्रह्मास्त्र बुक में है कि नहीं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक 5.2 है, 6 नियतांक दिया जा रहा है, 6 नियतांक मतलब बच्चों लैम्डा का मान प्रतिवर्ष है, उसकी अर्धायु का क्या होगा? अब रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए लैम्डा और अर्धायु के बीच संबंध क्या होता है? T बराबर 1/2 0.693 बटे में लैम्डा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको नोट करके रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये संबंध पूछ लेता है, ये सूत्र तो याद रखना। सीधे इसके वैल्यू दी गई, लैम्डा का मान दिया गया कितना 5.2, तो भाग दे दीजिए, आपका आंसर ये आ रहा है T बराबर 0.133 गुणे 10⁻3। इसे ये भी तो लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो T हाफ अर्थात अर्धायु, T अर्धायु हाफ बराबर क्या होगा? ये दशमलव हटा दो 10⁻3 तो हट जाएगा, 133 हो जाएगा, 133 वर्ष हो जाएगा, 133 वर्ष हो जाएगा। बाबू देखिए 10⁻3 है, ये दशमलव हटाओगे 10⁻3 नीचे भी बनेंगे, कट जाएंगे, 133 वर्ष भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवमापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। विभवमापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर, तो विभवमापी क्या है और वोल्ट मीटर क्या है? आपको पता है विभवमापी शून्य विक्षेप पर काम करता है, देखो लिखा हुआ है, यह शून्य विक्षेप विधि पर काम करता है जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, जबकि यह विक्षेप विधि पर काम करता है, इसलिए इसमें त्रुटियां होती, इसमें नहीं होती। यह अधिक परिशुद्ध होता है क्योंकि यह खुले परिपथ में विभव को मापता है, यह कम परिशुद्ध होता है, इसमें त्रुटियां होती हैं क्योंकि यह परिपथ में थोड़ी धारा लेता है। यह अनंत प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, यह उच्च लेकिन परिमित प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर होता है। ईएमएफ की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में मुख्य रूप से उपयोग होता है परिपथ में दो बिंदुओं के बीच केवल विभवांतर मापने में। वोल्ट मीटर केवल विभवांतर माप सकते हैं, जबकि विभवमापी की सहायता से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसका हमने बहुत बड़ा लेक्चर भी ले रखा है ना, बहुत डेरिवेशन इसके बारे में बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम व न्यूनतम कब होगा, ये बताना। किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल अधिकतम, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल अधिकतम? तो बच्चों मैक्सिमम के लिए क्या होगा? अधिकतम के लिए पहले आपको बताना है अधिकतम कम होगा, अधिकतम ध्यान से सुनना, अधिकतम, अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए। अब आप बताओ किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला, ये क्या लिखा हुआ है, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर होता है QVB sin थीटा। और ये मैक्सिमम तब होगा, F मैक्सिमम तब होगा, पहले अधिकतम है ना, जब होगा QVB लंबवत गतिमान हो अर्थात 90 डिग्री, तो ये F मैक्सिमम का मान होगा बच्चों QVB, F बराबर QVB, ये मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। लेकिन अगर वही न्यूनतम बताना हो, दूसरा अगर न्यूनतम बताना हो, ये भी तो कहा है कि न्यूनतम के लिए बताइए, तो न्यूनतम के लिए अधिकतम मान अगर हमें न्यूनतम मान बताना होगा, न्यूनतम कब होगा, बल का मान न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम के लिए F मिनिमम अगर हम बात करेंगे तो जो QVB sin थीटा होता है उसमें थीटा 0 डिग्री होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही वैद्युत आवेश गति करेगा। तो बच्चों F मिनिमम जो होगा, मिनिमम वो 0 होगा, वो क्या होगा, 0 होगा, याद रखिएगा। ये अधिकतम है, ये अधिकतम, ये मिनिमम मतलब न्यूनतम।
ठीक है बच्चों, चलो भाई आज के लिए इतना ही रख देते हैं। ठीक है, लगभग 35 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 50 में से 35 तक तो पहुंच ही गए। उम्मीद है कि अभी इसके मॉडल पेपर के और भी क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब 2 अंक वाले नहीं, 6 अंक वाले 5 अंक वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 5 से 6 प्रश्न 1.5 घंटे की क्लास में लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। आज आप सभी का प्यार बहुत अच्छा देखने को मिला है। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में भी आप सभी ऐसा ही प्यार बरसाओगे, दिखाओगे। जल्दी प्यारे बच्चों आप सभी के लिए अखंड क्लास लेकर के आऊंगा, 12 घंटे लगातार चलने वाली क्लास। उसमें आप सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक बार इतिहास लिख देना कि जब हम इंटर पढ़ते थे तो हमने भी 12 घंटे लगातार गुरुजी के साथ बैठ करके पढ़ाई की थी। हाँ, बस फर्क इतना है कि गुरुजी खड़े होकर के पढ़ाएंगे, आप बैठ करके पढ़ाओगे। लेकिन हमारा आत्मविश्वास और हमारे अंदर की ताकत और ऊर्जा तभी बनी रहेगी जब आप सभी का साथ रहेगा। मुझे उम्मीद है कि शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पढ़ाना एक कठिन पल होगा। सुबह के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते बाबू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। और सुबह में पढ़ाना क्लास फिर भी आसान है, क्योंकि दिन है तो दिन है, रात को जागना वही जागते हैं जिन्हें इतिहास लिखना होता है। तो दिन भर तो आप पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन रात में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम रात में आप सभी के साथ क्लास लेंगे कि आप भी वो जो कितना भी कठिन, दिन भर आप जगते रहोगे, दिन में कौन सोता है, दिन भर आप जगते रहोगे, दिन भर क्लास लेने में ठीक है चहल पहल मची रहती है, आप ले सकते हो। लेकिन रात में जब वो 12-1 बजे के बाद जो नींद का आता है ना, जो भूचाल आता है 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, कि अब तो सो ही जाओ भैया, हो गया बहुत, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है कि आपके अंदर भी ताकत है। तो मैं चाहूंगा कि अखंड क्लास जब होगी तो आप सभी का प्यार बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक आप जुड़े रहोगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।